नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। दोस्तों, हेमंत ऋतु का मौसम चल रहा है, यानी ठंड का मौसम चल रहा है। आयुर्वेद में उसे हेमंत ऋतु कहते हैं। हेमंत ऋतु में किस तरह से भोजन क्यों पच जाता है, कौन-कौन से भोजन हमें करने चाहिए, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में यानी चरक संहिता में वर्णित है। तो मानव जीवन के कल्याण के लिए हर किसी को चरक संहिता को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो हम आपको हेमंत ऋतु में किस तरह से हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है, किस तरह से भोजन का वर्णन किया हुआ है, मैं आपको चरक संहिता के माध्यम से पढ़ के बता रही हूँ। तो इस प्रकार से अ, हेमंत ऋतुचर्या के बारे में चर्चा की गई है। चरक संहिता में संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक है, उसका हिंदी अनुवाद भी है, जिसे मैं हिंदी अनुवाद जो है मैं उसे पढ़ के आपको सुनाऊँगी। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप पूरी वीडियो देखने के बाद अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है शीत, यानी हेमंत ऋतु में जठराग्नि के बलवान होने में हेतु, मतलब शीतकाल में हमारी जठराग्नि कैसे बलवान हो जाती है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। लिखा हुआ है हेमंत ऋतु में शीतलता अधिक रहती है, अतः शीतल वायु के स्पर्श से अभ्यंतर अग्नि के रुक जाने के कारण बलवान यानी स्वस्थ पुरुषों के शरीर में जठराग्नि बलवान होकर मात्रा और द्रव्य में गुरु आहार को पचाने में समर्थ रहती है। यहाँ पे बताया गया है कि हेमंत ऋतु में हमारी जो जठराग्नि है वो बहुत ही तीव्र होती है, जिससे एक स्वस्थ व्यक्ति अगर भोजन करता है, अगर वो भारी मतलब ज़्यादा भी खा ले या हल्के भोजन को भी ज़्यादा मात्रा में खा ले या भारी भोजन को भी वो खाता है तो आसानी से पच जाता है। गया है कि किस प्रकार से क्यों पच जाता है। आगे लिखा हुआ है विमर्श में, यहाँ हेमंत ऋतु का विश्लेषण दिया गया है। शीत हेमंत स्वभावतः शीत होता है, अतः शीत विश्लेषण का तात्पर्य यह हो सकता है कि हेमंत ऋतु में शीत पड़ने पर ही बलवान यानी स्वस्थ पुरुषों की अग्नि प्रबल होती है, अन्यथा ऋतु वैकारिक भाव उत्पन्न होने पर हेमंत में शीत न पड़े तो अग्नि प्रबल नहीं होती। लिखा हुआ है कि बाहर का मौसम इतना ठंडा होता है कि हमारी जो जठराग्नि होती है, हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो बहुत ही तीव्र होता है। अगर हेमंत ऋतु ना हो, ठंड का मौसम ना हो, बाहर ठंड न पड़ती हो तो हमारी जठराग्नि इतनी तेज, इतनी तीव्र नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है, अग्नि के प्रबल होने में शीत स्पर्श यानी अग्नि के प्रबल होने पर ठंडी वायु से अग्नि बाहर न निकलना हेतु बताया गया है। जैसे आवा के ऊपरी भाग पर मिट्टी और जल से लेप कर देने पर आग की लपटें भीतर की ओर घुस जाती हैं। इसमें उदाहरण स्वरूप बताया गया है कि जिस प्रकार से आवा के ऊपर मिट्टी के साथ हम लेप कर देते हैं तो जो अग्नि होती है वो अंदर की तरफ हो जाती है और बाहर की तरफ अग्नि नहीं आती। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा उदर भाग है, हमारा जो पाचन तंत्र है, बाहर ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि जो हमारे शरीर की भीतर की अग्नि है वो बाहर की तरफ ना निकल करके अंदर की तरफ हो जाती है और वो और ज़्यादा हीट हो जाती है, यानी हमारी पाचन क्रिया तेज हो जाती है, वो अंदर की तरफ घुस जाती है और भीतर आग प्रबल हो जाती है। वैसे ही हेमंत ऋतु में वातावरण शीतल होने से शरीर की उष्मा बाहर न निकलकर भीतर चली जाती है। इसी बात को आगे उसने लिखा है और जठराग्नि प्रबल हो जाती है। और आगे अब बताया गया है, इसलिए साली, षष्टिक आदि मात्रा गुरु और पीठी, इच्छू विकार और क्षीर विकार, उरद, भैंस का दूध, मांस आदि स्वभावतः गुरु द्रव्यों का पाचन उचित रूप से हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शाली, षष्टिक, शाली का मतलब होता है धान, यानी धान यानी चावल से बनी हुई कोई भी चीज़। षष्टिक मतलब होता है लाल वाला चावल, जिसे साठी का चावल भी कहीं कहीं कहा जाता है। लाल जो चावल होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा वो ताकत देता है, यानी पौष्टिक अनाज होता है वो, तो उसको रेड राइस को बोलते हैं षष्टिक। तो यहाँ पे सफ़ेद चावल और लाल चावल की चर्चा की गई है।
आदि गुरु, मात्रा गुरु, मात्रा गुरु जो वस्तुएं बहुत हल्की हैं लेकिन उसको हम ज़्यादा खा ले रहे हैं, मतलब भारी, मतलब ज़्यादा मात्रा में खा ले रहे हैं तो वो भी पच जाती है। और पीठी, पीठी का मतलब होता है आयुर्वेद में पीठी यानी चिपचिपा पदार्थ, जैसे मैदे की बनी हुई चीज़ें, जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, मैदे की कोई भी चीज़ जैसे बनी हुई है, वो चीज़ अगर हम खाते हैं चिपचिपी चीज़, क्योंकि जब मैदा पेट के अंदर जाता है तो चिपचिपा होता है, हमारे आंतों में सड़ जाता है, तो वैसी चीज़ें भी ठंड के मौसम में पच जाती हैं। आगे लिखा हुआ है इच्छू विकार। इच्छू विकार का मतलब होता है गन्ना, मतलब गन्ने से बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे गुड़ हो गया, कोई मिठाई हो गई, इस प्रकार की चीज़ें भी, गुड़ से बनी हुई चीज़ें भी अच्छे से पच जाती हैं। वैसे गुड़ का जो स्वभाव होता है वो खुद तो पचता ही है, साथ में जो उसके साथ भोजन होता है उसे भी पचा देता है। तो गन्ने से बनी हुई चीज़ें भी पच जाती हैं और ठंड के मौसम में गन्ना होता भी है, इसलिए गन्ने का जूस हमें खूब सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ है आगे क्षीर विकार, मतलब क्षीर मतलब दूध, दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे मिठाइयाँ हो गई, पनीर हो गया, आप दही हो गया, ये सारी चीज़ें ये ठंड के मौसम में पच जाती हैं। इसके साथ ही साथ उड़द की दाल, उड़द की दाल बहुत से लोगों में, जैसे हाई ब्लड प्रेशर वालों को उड़द की दाल न लेने की बात की जाती है, क्योंकि वो बहुत पौष्टिक होता है, उसको पचने में टाइम लगता है, कुछ लोगों को गैस बनाता है। लेकिन उड़द की दाल अगर ऐसे लोग भी ठंड के मौसम में थोड़ा बहुत खा सकते हैं, वो अच्छे से पच जाएगा। अति तो किसी भी चीज़ की बुरी होती है, लेकिन उड़द की दाल को भी ठंड के मौसम में खाने के लिए बोला गया है। और जैसे भैंस का दूध भारी होता है, भैंस का दूध का भी सेवन कर सकते हैं। मांस, जो कि मांस को पचने में समय लगता है, लेकिन ठंड के मौसम में मांस का भी सेवन कर सकते हैं। आदि स्वभावतः गुरु द्रव्यों का पाचन उचित रूप से हो जाता है। इस प्रकार से हमने थोड़ा सा ही आपको हेमंत ऋतु में जो इसमें लिखा हुआ है भोजन के बारे में हमने आपको बताया। और भी जानकारी जो इसमें लिखी हुई है मैं आपको आगे बताऊंगी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप थोड़ा सा देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा, बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं छोटा छोटा ये वीडियो आपको शेयर करूंगी वीडियो में। और उसमें मैंने जितना भी आपको बताया, अगर उसमें आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।